तो आज यूपीएससी मेंस एग्जाम में सबसे पहले ये ऐसे का पेपर हुआ। मतलब हर बार तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखे जाते थे ऐसेज, जरा देख लेते हैं इस बार तो कुछ ज़्यादा ही फिलोसॉफिकल आ गए। जैसे ये पहला क्या कह रहा है कि ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट्स द आयरनीज ऑफ लाइफ। मतलब आप इस टॉपिक का बेसिक आइडिया लगाओगे ना तो बता रहा है कि भाई लाइफ जो है ना, मतलब काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। मतलब कि एक टाइम पे हमें फ्रीडम भी चाहिए तो सिक्योरिटी भी चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट भी चाहते हैं हम, पर इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ना इसको अलग अलग एंगल्स में देखा जा सकता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे सक्सेस वर्सेस हैप्पीनेस पे देखा जा सकता है ना। इसके बाद में सोसाइटी में जाए तो हम इंडिविजुअल की फ्रीडम भी चाहिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधार भी हमें चाहिए। गवर्नेंस एस्पेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट वर्सेज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में भी दे दो कि जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन उतनी लॉनलीनेस भी जो देखोगे आप कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली और बढ़ती जा रही है। तो एक का अगर फायदा है तो दूसरी तरफ भी दूसरा एस्पेक्ट। तो यहां पर यूपीएससी से भी ये ऑक्सीमोरन का मीनिंग नहीं पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा सारे एस्पेक्ट्स में देखना था हमें। अगला जैसे कह रहा है वो ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल। काफी फिलोसॉफिकल है। मतलब इसका आप सिंपल मीनिंग ढूंढने जाओगे तो क्या है कि भाई जो तुम्हारे पास है, जो जो मिल गया है ना, उसकी वैल्यू समझो यार। मतलब उसका उसके कंट्रीब्यूशन को आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो। जैसे मिला है उसको मतलब ऐसे मत जाने दो। मतलब जो ग्रेटिट्यूड वाला पार्ट है थोड़ा सा हम उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि ग्रेटिट्यूड से खुद के एक तरह से मेंटल रेजिलियंस को डेवलप कर सकते हो आप। ठीक है, सोशल लेवल पे जैसे एम्पैथी हो गया, सोशल रिलेशनशिप्स को बेहतर करना, अपनी जो सक्सेस है पेरेंट्स टीचर इन सब का उसमें जो है कंट्रीब्यूशन को बताना। पब्लिक लाइफ में भी अगर हम जाएंगे तो जैसे पावर के साथ आपको मतलब ग्रेटिट्यूड भी आना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप तभी आ सकती है ना। मतलब अगर आपको बेहतर मतलब लीडरशिप को लाना है तो ये बेसिक ग्रेटिट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो इसको हम सारे एस्पेक्ट्स में भी देख सकते हैं। काफ़ी फिलोसॉफिकल थॉट है ये। फिर अगला देखो क्या लिख रहा है, अ थॉर्न इज अ चेंज बर्ड। मतलब ये तो मतलब ऐसा चीज़ है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है ये, कि ट्रांसफॉर्मेशन वो भी एडवर्सिटी के साथ किस तरह से आए। एक स्टोरी की तरह ये हमें समझाना चाहता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के तौर पे कि जो कोई चीज़ आज दिखाई दे रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट हो। मतलब आप एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि लाइफ में कई सर्कमस्टेंसेज आएंगे, एक्सपीरियंसेस आएंगे जो हमें हमेशा ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे देखें हम लोग तो फेलियर है, रिजेक्शन है, सफरिंग है। ये हमारा क्या कर रहा है, रेजिलियंस को डेवलप कर रहा है। ठीक है, सोसाइटी में भी जाओगे तो क्राइसिस रिफॉर्म्स कई बार जो है और एक तरह से क्राइसिस को बेहतर ध्यान देने पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म देता है। ठीक है, गवर्नेंस एस्पेक्ट में जाएं तो हम प्रॉब्लम्स जो हैं वो कई बार इंस्टीट्यूशंस को और लर्न करने पे और बेटर सिस्टम्स डेवलप करने पर मजबूर कर देता है। मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मजबूर से अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी। तो कहने का मतलब यही है कि एडवर्सिटी जो है एक तरह से कई बार आपको ग्रोथ की तरफ भी ले जा सकती है अगर सही तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी डीपर आर्ग्यूमेंट है इसमें। हम कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से इनएविटेबल है। अगर डायरेक्शन सही ढंग की हो तो आपकी सर्कमस्टेंसेस और बेहतर की जा सकती हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिफेंट फाइट्स इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। मतलब सीधी सी बात है कि भाई पावरफुल लोग जितने भी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे उसमें नो डाउट नुकसान कई बार जो है कमज़ोर लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजर पावर्स कॉन्फ्लिक्ट का आप देखोगे तो लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, लेकिन सिविलियंस पर, स्मॉलर कंट्रीज पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पॉलिटिक्स में देखो आपकी पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन हो जाता है उसका बर्डन कई बार ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी जो है वो फेस करना पड़ जाता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में देख लो आप, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस के कंपटीशन में जो एमएसएमईज जो होते हैं या वर्कर्स जो वल्नरेबल और भी ज़्यादा मतलब वल्नरेबल हो जाते हैं वर्कर्स कई बार। तो ऐसे सोसाइटी एस्पेक्ट्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि पावरफुल जो ग्रुप्स होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स में कई बार जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं वो डिसप्रोपोर्शनलिटी जो है मतलब आप कह सकते हो कि इफेक्ट कर जाती है। अगला देखो, नेचर इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट। मतलब हम कह सकते हैं तो इन्वायरमेंट जैसा दिख रहा है बट ऐसा नहीं है। मतलब आप इसको अगर आप देखोगे तो शुरुआत से ही नेचर और ह्यूमन बींग्स के रिलेशनशिप को दिखाना चाह रहा है ये। मतलब काफ़ी फिलोसॉफिकल थॉट है ये भी। मतलब एक तरह से नेचर हमें दिखाता है कैसे बैलेंस बना सकता हूँ मैं, हार्मनी, रेजिलियंस। कितना ही कुछ हो जाए दोबारा फिर से, जैसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ रहे होते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया फिर से दोबारा शुरू हो गए। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इकोसिस्टम सब कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक का फायदा सबका फायदा हो सकता है, एक का नुकसान सबका नुकसान हो सकता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। ठीक है, ह्यूमन वेलबिंग के एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो ह्यूमन हेल्थ हो गई, इकोनॉमी, सर्वाइवल, सब कुछ जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो। तो नेचर हमें सब कुछ सिखा रहा होता है। मतलब
फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में देखो, तुम नेचर को सिर्फ क्या एक रिसोर्स समझे हम, नहीं, नेचर के साथ हमें हार्मनी बनाकर रखनी होगी, है ना, मतलब एक हार्मनी के साथ रहोगे, मतलब वो भी हमारे साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, मतलब प्रकृति को भी आप देखोगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ने की बात हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी और बड़ा एस्पेक्ट बन सकता है। अ वेल एजुकेटेड, अगला है, वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन आंसर। बहुत मतलब लाइन का मतलब काफ़ी डीप मीनिंग है कि मतलब आप सिर्फ शिक्षा ऐसे नहीं बोल सकते, शिक्षा शिक्षा देना है, नहीं, असली शिक्षा वो है कि सिर्फ आंसर प्रोवाइड ना करें, बल्कि आपको क्वेश्चन पूछना सिखाए, कि मतलब आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा आप रियलाइज़ करते हो कि ये जो चीज़ें हैं हमें तो पता ही नहीं थी, ये तो मतलब क्वेश्चनिंग जो है आपकी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको नॉर्मली रोट लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रियल मतलब पता होना चाहिए रीजंस हर चीज़ों के बारे में, मतलब डिस्कवरी साइंस में नहीं होती ऐसी तो कभी। डेमोक्रेसी में देखो तो जो एजुकेटेड सिटीजन्स हैं वो अपना अधिकार कैसे मांग रहे होते हैं, अपना जो भी सही गलत को कैसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में देख लो आपकी आप बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है आपको क्रिएट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअलिटी को जो है आपको बढ़ावा देखने को मिल रहा होता है, न कि एरोगेंस की तरफ आप जाओगे। तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा एक एस्पेक्ट था। अगला देख लेते हैं, शेल्विंग हार्ड डिसीजंस इज द लीस्ट एथिकल कोर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको यहाँ पर कि डिफिकल्ट जो डिसीजंस होते हैं कई बार, उसको इनडेफिनेटली उसको समय तक अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो तो वो भी आपका एक डिसीजन ही माना जाएगा। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे उदाहरण के तौर पे क्लाइमेट एक्शन हुआ, रिफॉर्म्स हुए, पब्लिक हेल्थ जैसे ऐसे एरियाज में अगर आप चीज़ों को डिले करोगे तो फ्यूचर जनरेशन भी इफेक्ट कर सकती है। मतलब जो आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो कि थोड़ा आराम से चीज़ों का डिसीजन भी लिया जाए, वो आगे दूसरी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट डालेगी। जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से आप एस्केप करके जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप हो रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप वाले एस्पेक्ट को देख सकते हो यहाँ पर आप, कि एथिकल लीडर्स जो होते हैं वो पॉपुलैरिटी के प्रेशर में कई बार उससे हटकर लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट में डिफिकल्ट डिसीजंस उनको कई बार लेने पड़ जाते हैं। तो डिसीजन किस तरह से लेना है उसके हिसाब से उसके आसपास में जो है इन लोगों ने ये वाला ऐसे जो है दिया हुआ है। तो हालांकि हर डिले अनएथिकल नहीं हो सकता, उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर ऐसे में बताने पड़ेंगे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर्स। मतलब ये टॉपिक जो है वो लीडरशिप की एक तरह से जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है ना, थोड़ा सा उससे मुझे थोड़ा अलग हटके लग रहा है। जैसे कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि लीडर फॉलोअर्स को लीड करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अच्छी लीडरशिप है वो एक्चुअल में मतलब जो फॉलोअर्स हैं उसके उसको फॉलो कर भी रहा है कि नहीं, मतलब उसको ज़रूरी भी है, फॉलो करना भी चाहिए, या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कैसे, इस तरह से। मतलब कि एक तरह से लीडर्स को ग्राउंड रियलिटीज़ और पीपल की जो ज़रूरत है ना वो समझनी पड़ेगी। मतलब लिसनिंग, सुनना आना चाहिए, एम्पैथी आना चाहिए उसे, कि लीडर को अपने लोगों के जो लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको समझना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को यहाँ पर वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो एक लीडरशिप को लेकर इन्होंने जो है पूछा है, मतलब काफ़ी फिलोसॉफिकल थॉट्स से मुझे लगा कि इस बार के ऐसे हैं। आपको क्या लगता है, आप कौन से अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको देना होता है ये पेपर ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।